कक्षा 10वीं के बोर्ड्स में 5 आज ऐसे टिप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम्स में हेल्प कर सकती है 95% से ज्यादा मार्क्स लाने में। अब वो टिप्स क्या है, कैसे हमें फॉलो करनी है हर चीजों को, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको समझा देती हूँ। हम 5 उन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप काफी ज्यादा स्कोर करने वाले हो, तो उसके लिए हमें जो भी काम करना होगा बहुत ही सिंसियरली होके करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है बच्चा कि अक्सर जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं बहुत सारे बच्चे आधा टेंशन ले लेकर पढ़ाई नहीं करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अभी भी 1 महीना बाकी है। सिर्फ कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि अरे यार दिसंबर और जनवरी ही बचा है, अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चा अभी भी टाइम है ये सोच रहा है बेटा, तो समझ लो कि आपकी नैया तो डूबने ही वाली है। सिंपल सी बात है यार, आप लोगों को एग्जाम्स में बैठने के लिए बहुत सारी चीजें पहले ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। इस बार तो आपके एग्जाम्स के बीच में गैप्स भी बहुत ज्यादा कम है, तो हमें कैसे इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर उठ करके यार अपनी जो तगड़ी तैयारी है उसको बरकरार रखना है और अपनी पढ़ाई को ऐसे कर लेना है कि अगर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए किताब में तो आपको वो बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 5 टिप्स के बारे में। और मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, आप सभी के साइंस टीचर। तो चलिए सबसे पहली टिप क्या होती है, दिसंबर से जनवरी तक हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहला नंबर, आप लोगों को बेटा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। याद रखना बेटा 95% उन बच्चों के नहीं बनने वाले जो सिर्फ एक एक चैप्टर छोड़ देते हैं। सुनिए मेरी बात, मैंने बहुत ध्यान से बोला। अगर आपके किताब में 13 चैप्टर्स है और 13 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर की है, बाकी 3 चैप्टर छोड़ दिए हैं, तो आप 95% करने के काबिल नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर आपका 100% सिलेबस नहीं होगा तो आप कैसे 95% स्कोर करोगे? बच्चों सिंपल सी बात है, जब आप 100% के बारे में सोचते हो तब जाके बच्चों के 95% बनते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी साइकोलॉजी है। 100 में से 100 नंबर आपके हर विषय में नहीं आ सकते, ये चीज आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि 100 में से 100 नंबर आए तो उसके लिए आप सभी बच्चों को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि चैप्टर का बेटा एक एक कोना आपको पता हो। ठीक है, तभी आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। आपके टीचर्स लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी तक आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट समझाई है, बताई है। कई बार टीचर्स क्लास के अंदर लेक्चर्स में समझा देते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही है। तो हमें उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, उन सभी टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा सिलेबस हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होना जरूरी है टिल दिस दिसंबर। यानी कि बच्चा आपके पास में अभी टाइम है तो 30 दिसंबर तक के कोशिश कीजिए कि पूरा सिलेबस यार एक बारी कंप्लीट हो जाए। हर एक चैप्टर आप एटलीस्ट समझ लो। मैं नहीं बोल रही हूँ याद कर लो, मैं बोल रही हूँ कि बस समझ लो। एक बारी आपने चैप्टर समझ लिए तो फिर आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी। हाँ जी, सिलेबस करने के बाद आपको जो दूसरा स्टेप फॉलो करना है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहला है कंप्लीट द सिलेबस, सेकंड इज आपको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। मैं सच बता रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हमें कई बार टॉपिक का नॉलेज होता है पर हमें पता नहीं होता कि पेपर कैसा आएगा एग्जाम में। तो उसके लिए जब हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेम टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेट कर रहा है, वो किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा बच्चा इस सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और वो है पुराने सालों के प्रश्नों का उत्तर या प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। तो PYQ हमें सॉल्व करना है सिलेबस के साथ साथ में। ये 2 चीजें आपको इस दिसंबर करनी है। ये मैं सिर्फ दिसंबर का सिलेबस बोल रही हूँ, दिसंबर में क्या करना है इसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं अभी जनवरी पे गई नहीं। जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, बहुत सारी चीजें चलने वाली है। तो ध्यान रखना कि जनवरी के लिए ज्यादा काम मत छोड़ना। हो सके दिसंबर 30 तक के पूरा का पूरा सब कुछ सिलेबस विलेबस सब कुछ कंप्लीट करके अलग हो जाना। फिर बात करते हैं सेकंड थिंग। हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, हम लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया टिल दिसंबर। नाउ आपकी बारी है एनालिसिस करने की। ये एक ऐसी तकनीक है बच्चा, इसका मतलब होता है कि आपकी क्या गलतियां है, कौन से टॉपिक आप लोगों को नहीं बनते हैं, कहां कहां आप लोगों को परेशानी होती है, किस प्रकार के प्रश्न समझ में नहीं आते, कौन से चैप्टर से डर लगता है, यहां पर आप एनालिसिस करोगे तो बेसिकली आप अपनी ही
आपको देख रहे हो या आप स्वयं की परीक्षा ले रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो, स्वयं की परीक्षा ले रहे हो, जिसके कारण स्वयं की परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे हो मतलब अभी भी कमी रह गई। आप अपना पेपर स्वयं सेट कीजिए, आप अपने प्रश्नों के उत्तर बिना देखे, बिना किसी मोबाइल फोन, किताब, बिना नोट्स के पहले करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वो प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पा रहे हो मतलब अभी भी कमी है। स्वयं की परीक्षा ले लेके कोशिश कीजिए कि आपको कितना बनता है, कितना नहीं बनता। जैसे मान लीजिए आपको चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं कि कार्बनिक यौगिक हमें समझ में नहीं आते। तो बच्चों उस चैप्टर के अंदर क्या पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया या हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक समझ में नहीं आया, ये पहले पता लगाना जरूरी है। तो यहां से आपको नॉलेज हो जाएगा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक में दिक्कत होती है। अक्सर मान लो कि चैप्टर नंबर 4 में आपको सब कुछ समझ में आ गया, बस आपको समझ नहीं आया कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रही है, तो उस पार्ट को आप छोड़ करके बाकी पूरा चैप्टर तो जान रहे हो। जो नहीं आता उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, आपके हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स होंगे, तो बच्चा एनालिसिस में आपको आपके हाफ ईयरली को इंक्लूड करना है। सभी लोग याद रखिएगा, आपके हाफ ईयरली, आपके सेंटअप, आपके प्री बोर्ड्स, ये सभी को इंक्लूड करिए। ये जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, इन तीनों एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आपको कठिन लग रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि इन तीनों परीक्षाओं में किस विषय के या किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आपको कठिन लग रहे थे। आप उन कठिन जो टॉपिक्स हो गए बेटा, उन कठिन टॉपिक का पूरा जो भी रिवीजन है वो करिए। जो हमारे समझ में नहीं आया, जो टॉपिक्स आपको हार्ड लग रहे हैं, जो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहे, उन हार्ड टॉपिक्स को आपको सबसे पहले अब कवर करना है। तो सबसे पहला मैंने आपको समझा दिया कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है दिसंबर में, फिर आप लोगों को एनालिसिस करना है आपके हाफ ईयरली सेंटर प्री बोर्ड एग्जाम्स में कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। जो आता है उसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, जो नहीं आता है उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। और फोकस करने के बाद बता, जो हार्ड टॉपिक है, जो कि थोड़ा लेंदी है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आया, अब इसमें भी एक कैटेगरी होती है कि थोड़ा बहुत आता है, एक बिल्कुल भी नहीं आता। तो जो थोड़ा बहुत आता है उसको आप अच्छे से सीखने में ज्यादा टाइम नहीं व्यतीत करोगे। लेकिन जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जैसे मान लीजिए आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, तो आप लोगों को उसको टाइम देना पड़ेगा। तो आप उसको प्रॉपर एक दिन का टाइम दीजिए, प्रॉपर उसको एक ही दिन में खत्म कीजिए और किसी भी टॉपिक को ज्यादा टाइम मत दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो किसी भी टॉपिक को बेटा बहुत ज्यादा समय देकर के नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो कि आप लोग गणित का कोई चैप्टर नंबर 8 या 9 पढ़ रहे हो और आपको चैप्टर नहीं आता, तो बहुत सारे बच्चे भिड़ जाते हैं उसी के पीछे और वो 2-3 हफ्ते तक के एक ही चैप्टर कर रहे होते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। समय हमारे पास लिमिटेड है, हमें हमारे समय का बहुत ही अच्छे से क्या करना है, उपयोग करना है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि किसी चैप्टर पे अगर घुस गए तो वो घुसी गए, उसके अंदर ही डूब गए और फिर निकल ही नहीं पा रहे हो। ये वाले काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हार्ड टॉपिक्स पहले लिस्ट बना लीजिए। हार्ड टॉपिक की आपकी जब एक बारी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद अब टिक मार्क कीजिए कि क्या मुझे ये टॉपिक बन गया, दूसरा टॉपिक मुझसे बन गया, तीसरा टॉपिक मुझसे बन गया, चौथा मुझसे बन गया, और फिर एक बारी फटाफट से इनका रिवीजन मारना है। सिर्फ ये आपको करने के लिए 15 दिन देने हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि 30 दिसंबर के बाद से आप लोग बच्चों 15 जनवरी के बीच में ये वाला काम कंप्लीट करोगे। दिस इज एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद आती है आपकी असली तैयारी और वो है राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड करते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। उनको सिर्फ पढ़ना होता है, समझना होता है, वो कभी भी लिख करके क्वेश्चन को नहीं देखते। सबसे बड़ी फॉल्ट होती है बच्चों आप लोगों की कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है पर एक्चुअल में कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपने वो लिख कर नहीं देखा। अरे भाई, जो दिमाग में है वो तो दिमाग में है ना, आप पन्ने पर कैसे लिखोगे उसको? तो पन्ने पे पहले लिखना सीखो, तब जाके एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आपको मैंने पूछ लिया कोई क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को दे दिया कि चलिए बताइए कि समावयवता क्या होता है, ठीक है, आपसे मैंने यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पता है कि समावयवता क्या होता है, परंतु इसका परीक्षा में उत्तर किस प्रकार से लिखोगे? आपको क्या ये आता है? क्या आप लोगों ने सीखा है कि परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाता है? नहीं, हमको नीट एंड क्लीन क्वेश्चन का आंसर लिखना आना चाहिए। अगर आप लोग ये नहीं कर पाओगे तो आप कैसे समझाओगे, ठीक है, कि समावयवता क्या होता है? जैसे सबसे पहले आपको डालनी है हेडिंग,
कि भाई समावयवता का सबसे पहले हेडिंग डालोगे, एक लाइन खींच करके चालू करोगे, यहां से लिखना। समावयवता क्या होगी? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, समावयव कहलाते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर लिखोगे उसके उदाहरण, फिर 3-4 एग्जाम्पल छोड़ोगे। तो ऐसे आप लोगों को पूरा लिखना है। भले ही आपसे पूछा है कि नहीं पूछा है, उदाहरण आपको एक उदाहरण चिपका कर आना है। ये ध्यान रखना कि एक ना एक एग्जाम्पल चिपका कर जरूर आना जब भी कोई परिभाषा आपसे पूछी जाए, स्पेशली इन केमिस्ट्री, स्पेशली इन साइंस में जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपको एक एग्जाम्पल चिपका करके आना है और तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अदरवाइज बच्चों, आपके जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं उनको नंबर काटने के बहाने मिल जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। बेटा जितना लिख कर देखोगे उतना बेहतरीन आप लोगों के लिए रहेगा। आप अपने आप को टारगेट दो कि लिखने के फायदे क्या होते हैं, मैं पहले बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो बेटा लिखने का फायदा ये होता है कि बहुत कम समय हमारे पास में एग्जाम में होता है, तो कम समय में हम ज्यादा लिख पाते हैं जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज, आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का आंसर, अगर मान लीजिए 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 नंबर के प्रश्न को आप कम परंतु सटीक शब्दों में कैसे लिखे, कम परंतु सटीक शब्दों में कैसे लिखे, ये वाली जो स्किल है डेवलप हो जाती है। तीसरी चीज होती है बच्चा आपका टाइम मैनेजमेंट, या हम बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हो इसको कि हमारे पास में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 1 मिनट में लगभग बच्चों आपको 100 शब्द लिखने हैं। मैंने बोला आपको 1 मिनट में 100 शब्द भी नहीं, चलो एक मान के चलते 1 मिनट में आपको टारगेट लेना है 50 शब्द लिखने का, ठीक है। तो 1 मिनट में 50 शब्द आप कितने लिख सकते हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि एग्जाम में जब आप लिखते हो ना, तो आपके हैंड्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं लिटरली बच्चों, और आप अच्छे से लिखते हो और आपके हैंड्स भी फास्ट मूव करते हैं। तो ये वाली जो प्रैक्टिस होती है, इससे आपने जो भी लिखा है वो आप साफ साफ लिखोगे। दूसरा, साफ साफ लिखने के साथ साथ वो बहुत क्लीन और प्यारा भी दिखाई पड़ता है, जिससे एग्जामिनर चेक करके बढ़िया से आंसर दे देता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आता है बच्चा आपके पास में चौथा, मतलब मैं बात कर रही हूँ, हम लोगों ने 3 चीजें बात कर ली है। पहला, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें प्रैक्टिस PYQ क्वेश्चंस करना है, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पिछले वर्षों के। फिर हमने समझा कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। चौथा है बच्चा माइंड मैप रिविजन। माइंड मैप रिविजन, या इसको आप बोल सकते हो कि शॉर्ट नोट्स वाले रिविजन, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स वाले रिवीजन या माइंड मैप, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा। तो माइंड मैप क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अध्याय है, बहुत बड़ा चैप्टर है कोई, तो बहुत बड़ा अध्याय है, तो बेटा ये अध्याय के एकदम बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसे IMP पॉइंट्स जिनको देख करके आपको पूरा टॉपिक याद हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को मैंने बेटा एक चैप्टर पढ़ाया था धातु और अधातु, तो मैंने आपको समझाया था माइंड मैप्स वहां पे कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, प्लीज हमें एक इलाबोरेट करके एक पूरा प्रॉपर हमें गाइडेंस वीडियो बना के दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगी। पर मुझे याद है मैंने क्लास के बीच में आपको समझाया था कि जब भी हमारे पास में बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं तो उसको छोटे से एक पन्ने के अंदर कैसे उतारा जाता है। जैसे आपको समझाया था धातु निष्कर्षण, कि धातु निष्कर्षण में हम लोगों के पास में धातुएं 3 कैटेगरी में बांट दी थी, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील। कम क्रियाशील धातुएं के सल्फाइड्स होते हैं, उनका सिर्फ हमें भर्जन करना पड़ता है और हमें मिल जाती है हमारी 99% शुद्ध धातु। हमने समझा था कि जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है उनका विद्युत अपघटन करके आप शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त कर सकते हो। फिर हम लोगों ने समझा था कि जो मध्यम क्रियाशील धातु होती है उनका सबसे पहले हमें करना पड़ता है भर्जन और निस्तापन और भर्जन के बाद हमें मिलता है ऑक्साइड। तो भर्जन किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का। निस्तापन किया जाता है बच्चा कार्बोनेट के अयस्कों का, और फिर हमें क्या मिल जाते हैं, उनसे ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं। फिर ऑक्साइड्स का हम अपचयन करते हैं और अपचयन के पश्चात हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो बेटा ये इतना बड़ा टॉपिक को मैंने आपको सिर्फ 4 शब्दों में लिख करके बता दिया। तो ये कहलाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को एक ही बारी में याद रहता है। तो ये होते हैं माइंड मैप्स। तो इसको अगर आप लोग और डिटेल में समझना चाहते हो कि मैम माइंड मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, तो चैप्टर वाइज माइंड मैप्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ सकती हूँ इफ यू वांट, ठीक है। चलिए अब हमको नेक्स्ट जो लास्ट
पांचवी टिप है बच्चा आप लोगों के पास में, वो यही है कि आप लोगों को अनुशासन के अंदर रह करके, डिसिप्लिन में रह के बच्चा आपका टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा मुझसे आज ये बोलता है कि मैम टाइम कम बचा है और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, बेटा फिर तुम नालायक हो और तुम्हारे पास में कोई अदर ऑप्शन नहीं बचेगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बनाना भी मत, मैं तो टाइम टेबल बनाने भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक बार पढ़ने बैठो, बस एक बार मन लगा करके पढ़ने बैठो कि यार नहीं, इस बार का टारगेट है हमारा कि मैं बोर्ड्स में अच्छा करूंगा। भाई बोर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको बेटा आगे जाने की राह पता चल जाती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर तुम लोगों ने अभी मेहनत नहीं करी तो फिर बाद में क्या ही मेहनत कर लोगे यार। बहुत सिंपल लॉजिक बता रही हूँ, अभी से तुम्हारा जो एम है वो क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए तुम सोचो और तुम खुद पढ़ने बैठो, अपने आप बेटा तुम्हारा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं 5 बजे उठूं या मैम 9 बजे में पढ़ाई करूं, मैम रात भर जागूं या फिर दिन में जल्दी उठूं। ये जो क्वेश्चन तुम लोग मुझसे पूछते हो बेटा, सबके जवाब तुम्हें अपने आप तब मिल जाएंगे जब तुम बहुत ही अनुशासित होकर के पढ़ाई पर ध्यान दोगे। एंड बिलीव मी बच्चों, ये ट्रिक काम करती है। जब आप अच्छे से दिल लगा करके पढ़ने के लिए बैठते हो, अपने आप सारी जो परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ आप भूल जाते हो। बस एक चीज ध्यान रखना है कि हमें टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का, हो जाती है चीजें कवर अप, धीरे धीरे होगी, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बोली है बेटा, ये मैंने आपको अगले एक महीने 20 दिन के लिए दी है। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है पूरा का पूरा, ये बेटा आपका पूरा टारगेट होगा 1 महीने 20 दिन का। तो 1 महीने यानी 30 डेज 20 मतलब 50 दिन का मैंने आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल बताया हुआ है। ये 50 दिनों की पढ़ाई कैसे करी जानी है ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये टारगेट आपका पूरा रखना। मैं बिलीव से आपको बता देती हूँ कि ये इतना काम करेगा ना कि तुम मुझको काफी लंबे टाइम तक याद रखने वाले हो। इसके बाद में अगर लिटरली तुम ये फॉलो करते हो सारी सारी चीजें, तुम लोगों को काफी रिलैक्स फील होगा, तुमको डर नहीं लगेगा एग्जाम के लिए कि अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, अपने आप सारी चीजें कवर अप हो जाएगी। और जो चीजें याद नहीं होती है, मैंने पहले भी कहा है, उसके पर्चे बना करके अपने जहां पर भी तुम्हारी ज्यादा नजरें जाती है वहां जाके चिपका दो। और वो जब बार बार नजर जाती है तो बेटा वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि किसी चीज पर जब बार बार नजर जाती है तो हमारे दिमाग में वो बाय डिफॉल्ट छप जाती है, तुम्हारे दिमाग को ना वो याद होने लगता है। तो ऐसा ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की चीज। तो बच्चा यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड accomplishments। तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं बात कर रही हूँ बेटा किसकी? डिसिप्लिन की। यार डिसिप्लिन यानी अनुशासन आपको आपके गोल्स तक पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा ब्रिज है, ब्रिज समझते हो ना, पुलिया है। ये ऐसी नदी है, समझो एक हमारे पास में पहाड़ इस तरफ है, दूसरा पहाड़ इस तरफ है, बीच में नदी है। तो ये मान लो कि ये वाला पहाड़ हमारा गोल है, हमारा मकसद है, और यहाँ पर हम अभी है। तो हमें यहां से हमारे मकसद तक पहुंचने के बीच की जो पुलिया है बेटा, वो अनुशासन है। वहीं से होकर के हमें जाना पड़ेगा। शुरुआत में डर लगेगा, गिव अप करने का मन करता है, नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, पर एक टाइम पर वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम लोग आज आपको ये वाला जो टॉपिक है खत्म करते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, माइंड मैप्स बनाने हैं, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी एंड टेक केयर।